राष्ट्र राज्य प्रणाली। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें व्यक्ति की उच्चतम स्वामी भक्ति राष्ट्र के प्रति समर्पित होती है। संतुलित राष्ट्रवादी राष्ट्र की उन्नति में सहायक होता है, जबकि अति राष्ट्रवाद विषम परिस्थितियों एवं युद्ध को जन्म दे सकता है। आधुनिक संदर्भ में राष्ट्र राज्य पद्धति का उद्भव 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य यूरोप में घटित हुए कुछ मूलभूत राजनीतिक आर्थिक गतिविधियों का परिणाम था। आधुनिक राज्य पद्धति के उद्भव से यूरोप का इतिहास छोटे छोटे राज्यों के मध्य निरंतर संघर्ष का इतिहास था। यह काल आर्थिक उतार चढ़ाव, धार्मिक तनाव का भी काल था। इन्हीं परिस्थितियों ने यूरोप में राष्ट्र राज्य के उद्भव की पृष्ठभूमि तैयार की। 12वीं-13वीं सदी में ब्रिटेन और फ्रांस में राष्ट्र राज्य के प्रारंभिक बीज देखे जा सकते हैं। 16वीं सदी में ब्रिटेन, स्पेन और हॉलैंड में राष्ट्र राज्य का उद्भव हुआ। हालांकि राष्ट्रवाद का वास्तविक रूप 17वीं-18वीं शताब्दी में स्पष्ट रूप से सामने आया था। इस समय तक राष्ट्र राज्य केंद्रीकृत सरकार का पर्याय बन चुका था। राष्ट्र राज्य प्रणाली के उदय के कुछ कारण थे, वे इस प्रकार से हैं। रूसो को आधुनिक राष्ट्रवाद का संस्थापक माना जाता है। वस्तुतः रूसो ने प्रबुद्ध चिंतकों के विश्वव्यापी दृष्टिकोण के स्थान पर एक समुदाय के आधार पर बल दिया। रूसो ने यह स्थापित किया कि संप्रभुता किसी व्यक्ति प्रशासन में नहीं अपितु समुदाय में निहित होती है। अपनी इस विचारधारा से उसने जन राजनीति का मार्ग खोल दिया था। इस प्रकार राष्ट्रवाद गणतंत्रवादी एवं प्रजातांत्रिक विचारधारा से जुड़ गया। बाद में फ्रांसीसी क्रांति के बीच नेपोलियन जैसे नेताओं ने राष्ट्रवाद के साथ राष्ट्रीय गौरव जैसे तत्वों को भी जोड़ दिया तथा इसे संपूर्ण यूरोप में फैलाया। नेपोलियन ने 2 रूपों में राष्ट्रवाद के प्रसार में भूमिका निभाई। प्रथम तो यह कि वह जिन क्षेत्रों में गया वहाँ उसने सामंतवाद जैसी मध्ययुगीन संस्था का अंत किया, जिससे राष्ट्रवाद के प्रसार में सहायता मिली। दूसरे, स्वयं नेपोलियन के विरुद्ध दूसरे देशों में उसके साम्राज्यवादी शोषण के विरुद्ध भी राष्ट्रवाद का उभार देखने को मिलता है। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में कुछ हद तक इन तत्वों की भूमिका भी स्वीकार की जा सकती है। एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में यह चेतना जागृत हुई कि वे एक जन समुदाय के रूप में दूसरे लोगों से भिन्न हैं। इस प्रक्रिया का उदय राष्ट्रीय राज्यों के उदय के साथ हुआ। इंग्लैंड और फ्रांस ऐसे 2 आरंभिक राष्ट्रीय राजतंत्र थे। राजाओं ने सामंतों पर अपनी सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया तथा दोनों के मध्य संघर्ष हुए। इसमें शहरों के व्यापारियों और अन्य नागरिकों ने राजाओं को सहायता दी। इस प्रकार जनता और राजा के बीच मध्यस्थों की समाप्ति से जनता सीधे राजा से जुड़ गई, जिससे राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन मिला। राष्ट्रीय राज्य प्रणाली को आर्थिक गतिविधियों के कुछ परिवर्तनों ने अपनी तरह से प्रभावित किया। चांदी के व्यापक आगमन के कारण मौद्रिक प्रणाली गतिशील हुई, जिससे राष्ट्रवाद को बल मिला। इस काल में आर्थिक दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन भूमि का सामंती नियंत्रण से मुक्त होकर व्यवसायीकरण होना था। इसके परिणाम स्वरूप भूमि का क्रय विक्रय मुक्त रूप से संभव हो पाया। इसका सामाजिक परिणाम यह हुआ कि कुलीनों के समकक्ष एक पूंजीपति भूमि स्वामी वर्ग का उदय हुआ या वर्ग खड़ा हो गया। यदि इस काल की धार्मिक गतिविधियों को देखा जाए तो 16वीं और 17वीं सदी का काल धार्मिक कलह का काल भी था। इस काल में आर्थिक, धार्मिक व राजनीतिक सभी मुद्दे एक दूसरे से गहरे तौर पर संबद्ध थे। धार्मिक व आर्थिक असंतोष की पृष्ठभूमि में आधुनिक राज्य पद्धति की शुरुआत हुई। असंतोष के इस कारण में या इस चरण में यूरोप में कुछ महत्वपूर्ण राजवंश अपने को स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। इनमें प्रमुख राजवंशों में ट्यूडर वंश, फ्रांस में बोर्बे वंश, जर्मनी में होहेंजोलर्न वंश आदि मुख्य थे।
इन राजवंशों ने अपने अपने क्षेत्रों में शक्तिशाली राजतंत्र की नींव रखी। इनके शासक जनता पर अधिकाधिक रूप से प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने के लिए समस्त शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित रखना चाहते थे या केंद्रित किया करते थे। इसके अभिकरण या एजेंट के तौर पर वे ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति करते थे जो सीधे तौर पर राजा के प्रति उत्तरदायी थे। इस प्रक्रिया से आधुनिक नौकरशाही की शुरुआत हुई। वेस्टफैलिया की संधि तथा राष्ट्रीय राज्य का विकास। यूरोप में 1618 से 1648 ईस्वी तक 30 वर्षीय युद्ध चला, जो राजनीतिक यथार्थवाद का परिचालक था, क्योंकि पहली बार देखा गया था कि राजनीति में धार्मिक तत्वों के इतर राष्ट्रवादी तत्वों की भी प्रधानता रही थी। 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति के बाद वर्ष 1648 में तैयार किए गए वेस्टफैलिया की संधि पत्र में भी इन तथ्यों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वेस्टफैलिया की संधि के जो तथ्य थे वो इस प्रकार से थे। पहला, व्यवहारिक रूप से जर्मन राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य के नियंत्रण से मुक्त हुए। इन राज्यों ने अपनी विदेश नीति के संचालन की स्वतंत्रता प्राप्त की। साथ ही इन्हें युद्ध और शांति की उद्घोषणा का अधिकार भी मिला। इस संधि में राज्य के आकार की अवहेलना कर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी सभी राज्यों की समानता को स्वीकार किया गया। इस संधि के बाद युद्ध के विकल्प के रूप में कूटनीति पर बल दिया जाना प्रारंभ हुआ। इस संधि के माध्यम से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति संतुलन की अवधारणा आई। इस संधि के माध्यम से ही विधिवेता ग्रेसियस के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय कानून अस्तित्व में आया। वेस्टफैलिया की संधि वह प्रथम यूरोपीय कांग्रेस थी जिसने यूरोपीय राष्ट्रों के मध्य परस्पर संबंधों के निर्धारण के लिए कुछ निश्चित नियम निर्धारित किए थे। वाणिज्यवाद ने राष्ट्र राज्यों के आर्थिक आधार को मजबूत बनाने का कार्य किया। पुनर्जागरण ने ग्रीक तथा लैटिन क्लासिकल साहित्य के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया। प्राचीन रोमन विधि संहिता में शक्तिशाली शासक की अवधारणा निहित थी। इससे राजतंत्र के उत्थान को प्रोत्साहन मिला। प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था का विरोध किया तथा राष्ट्र राज्य के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। वास्तव में प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने ही उन परिस्थितियों का निर्माण किया जिनके परिणाम स्वरूप धर्म को राज्य के अधीन करना संभव हुआ। महत्वाकांक्षी यूरोपीय शासकों ने भी सामंती पद्धति के विघटन का लाभ उठाते हुए कर प्रणाली को स्थापित किया। फिर इन्होंने स्थायी सेना एवं स्वतंत्र नौकरशाही की नींव डाली। वेस्टफैलिया की संधि ने विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंधों के निर्धारण के क्रम में राष्ट्रीय राज्य की वैधता प्रदान की। आरंभिक राष्ट्रीय राज्य। सबसे पहले ब्रिटेन। 15वीं शताब्दी में जब यूरोप में सामंतवाद का दौर चल रहा था तब ब्रिटेन में भी स्थानीय शक्तियों का प्रभाव था, परंतु 15वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1485 ईस्वी के लगभग इंग्लैंड में ट्यूडर वंश के नेतृत्व में सामंतवाद को अत्यधिक अप्रभावी बनाया गया और राष्ट्र राज्य की स्थापना की गई। 14वीं-15वीं सदी में फ्रांस के साथ हुए सप्तवर्षीय युद्ध में हार से सामंतवाद और कमज़ोर पड़ा। अंततः 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सामंती युद्ध या गुलामों का युद्ध के द्वारा ब्रिटेन की सामंती संरचना अत्यधिक कमज़ोर हो गई थी। हेनरी सप्तम ने वर्दी और अनुरक्षण के विरुद्ध कानून पास किया तथा उस प्रथा को समाप्त किया जिसके द्वारा बड़े बड़े सामंत व्यक्तिगत सेना रखते थे। चूँकि सामान्य कानून शांति और सुरक्षा बनाए रखने में असफल रहा, इसलिए हेनरी सप्तम ने संपत्ति संबंधी विवादों को दूर करने और सार्वजनिक शांति स्थापित करने के लिए नई तरह की अदालतों की स्थापना की। इन क्षेत्रों में स्थापित पहली अदालत का नाम था कोर्ट ऑफ स्टार चैम्बर। इसने रोमन सिद्धांतों पर काम किया।
सिर्फ राजा ही सत्ता का प्रतिनिधित्व किया, सबूत के मामलों में रोमन नियमों का पालन किया और ज्यूरी प्रथा का अंत किया। वास्तव में सामंतवाद के टूटने की यह प्रक्रिया ब्रिटेन के आगे के विकास में अत्यधिक सहायक रही। 1485 से 1603 ईस्वी के मध्य ब्रिटेन में ट्यूडर वंश के शासक के दौरान एलिजाबेथ जैसी महत्वपूर्ण प्रशासिका रही। 1603 से 1688 ईस्वी में ट्यूडर वंश के स्थान पर स्टुअर्ट वंश का शासन रहा। इसी दौरान ब्रिटेन में राजतंत्र एवं लोकतंत्र के मध्य सत्ता का संघर्ष हुआ। इस दौरान लोकतंत्र समर्थकों ने प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया। 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में संसदीय व्यवस्था की स्थापना हुई, किंतु कुछ कमियां भी रही थी इसमें, जैसे सार्वभौमिक मताधिकार का अभाव, क्योंकि मताधिकार के लिए संपत्ति संबंधी मानक थे। संसद के 2 सदन थे, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसमें कुलीन प्रभाव था तथा हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटेन के लोकतांत्रिक विकास के कारण विभिन्न स्तरों पर इसे विश्व की प्रमुख शक्ति बनने में सहायता मिली। यहाँ की शासन व्यवस्था पर मध्यम वर्ग का विशेष प्रभाव था, जिनके हितों के अनुसार नीतियाँ बनाई गई थीं। साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद के विस्तार एवं औद्योगिक क्रांति के संदर्भ में भी ब्रिटेन नेतृत्व करता रहा था। 19वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटेन ही विश्व की सर्वोच्च शक्ति था।